तो देखो हमें वर्क डन निकालना था उस दिन एक बॉडी का mg, ठीक है। किसका निकालना था? एक बॉडी है, उस दिन में वर्क देके गया था ना mg। तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितना हुआ? तो mg नीचे की तरफ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन r, यहाँ पर mg cos थीटा, ये वाली देखो पिछले यूज हो रही है हमारी, और ये वाला मेरा बन गया sin थीटा, ठीक है। मुझे इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, बाय चांस मुझे इसको डिस्प्लेस करना है बाय दिस पोजीशन, मुझे इस mg को यहाँ पर पहुंचाना है, और यहाँ तक की अगर मैं लेंथ को कितना ले लूं बेटा l, तो यहाँ पर मुझे इस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो इस तरफ एक चीज लग रही है, कौन सी? फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं यूज करता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो इस तरफ वाला कंपोनेंट जो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है बेटा? mg sin थीटा। तो W इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा लिख सकता हूँ, माइनस mg sin थीटा लिख सकता ना, क्योंकि इससे जो फोर्स का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन है, और मुझे मोशन किस तरफ लेके जाना? उस डायरेक्शन में। फोर्स और इनटू L, दिस वन इज द फोर्स वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात करते हैं इस पे अप्लाइड फोर्स की। अब बात करते हैं किसकी? अप्लाइड फोर्स की। बाय चांस मैंने एक अप्लाइड फोर्स लगाया, तो अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो इसको किसने बैलेंस कर रखा है? किसने बैलेंस कर रखा है? mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो टोटल फोर्स हो गया वो हो गया mg sin थीटा प्लस म्यू प्लस म्यू। किसी को कोई दिक्कत भैया f की जगह म्यू आर लिखने में? नहीं। और f की वैल्यू आ गई mg sin थीटा प्लस म्यू। r की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा? mg cos थीटा। तो f इज इक्वल टू mg कॉमन लिया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, म्यू cos थीटा। दिस वन इज द अप्लाइड फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा? वर्क डन। क्या बन जाएगा? वर्क डन। और वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी, और सॉरी ऑन द बॉडी mg बाय अप्लाइड फोर्स इज mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इनटू L। अब अगर इसको फिर से रिराइट करते हैं तो W इज इक्वल टू mgl sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक है, म्यू cos थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा? ये वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1, यानी sin थीटा क्या करे? 1। म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? है ना? तभी तो क्या 1 होता नहीं, मैं बता रहा ना, व्हेन वर्क इज डन मैक्सिमम। sin थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 या 1/2। क्या होना चाहिए? या 1/2। सॉरी हमें वो देखना है। तो mgh इनटू sin थीटा, मान लो sin 45 डिग्री है। sin 45 कितना होता है? 1। और कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन भी मेरा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और cos थीटा मेरा क्या होना चाहिए? वही 1/2 sin cos 45। देखो इस चीज से हमारी mgh इनटू 1/2 प्लस 1/2 mgh मेरा क्या वर्क डन आएगा जब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। अब इस चीज को समझते हैं कि सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। और 1 का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट। 1 का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 कब आएगा? व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स एंड r जब क्या होगा? सेम होंगे। तो F by R क्या होगा? 1। F by R 1 देखो, यानी R की वैल्यू और फ्रिक्शन। मुझे इसको किस तरफ ले जाना था? इस तरफ। फ्रिक्शन इसका किस तरफ लग रहा था? इस तरफ। मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था,
तो एक चीज क्लियर हो गई थी कि वो बॉडी किसको बैलेंस कर रही थी, आर को, कि मेरा जो वर्क डन था वो टोटल कंसंट्रेटेड था किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर उसको बैलेंस, अगर वो टोटल कंसंट्रेटेड नहीं होता तो वो बॉडी थोड़ा सा एक्ट कब करती, ऊपर, और मेरा वर्क डन क्या होता, डिवाइड होता दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, और ये मेरा उसने क्या कर दिया, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें बाय चांस इसी टॉपिक से भी करेंगे। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है, वो है बेटा फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन का मेन कंसेप्ट है फोर्स, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कंजर्वेटिव फोर्स और अनदर वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये इनकी डेफिनेशन लिखो, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज, conservative forces are those forces which depends upon final and initial position only. Conservative forces are those forces which only depends, which depends upon final and initial points या position only, and non-conservative forces are those forces which depends upon path followed, which depend upon path followed, not on initial and final position। वो डिपेंड किस पे नहीं करती, ना इनिशियल पे ना फाइनल पे। ठीक है, अब आ जाते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल पे। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक पत्थर 2 kg का और एक फीदर 2 ग्राम का, यानी जो चिड़िया का पंख होता है, उनको हमने ड्रॉप किया ऊपर से सेम हाइट से विदाउट इनिशियल वेलोसिटी, कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी चीज पहले गिरेगी। हम हमेशा कहते हैं पत्थर गिरेगा, लेकिन जब आंसर चेक करते हैं मोस्टली हमें मिलता है कि दोनों क्या गिरेंगे, साइमल्टेनियसली गोली गिरेंगी ना। और हम भी जानते हैं रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन वो होता है। वो क्वेश्चन में जो बात आती है वो आती है हाइट की। हाइट इतनी ज्यादा लेनी पड़ती है। अब अगर मुझसे कोई पूछे ये बड़ा चौक है, ये छोटा चौक है, इसको ड्रॉप करूंगा तो मुझे पता है छोटा चौक पीछे जाएगा, ये पहले जाएगा। लेकिन यही चीज मैं अराउंड जो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है, मतलब ये लगा लो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ से करूं तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल आके गिरेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम। और एक्सेलरेशन इज फ्री फ्रॉम मास, उसको मास से कभी भी डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता। तो कंजर्वेटिव में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक कौन सा होता है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग के लिए हमारी यूनिट 2 में कुछ क्वेश्चंस थे। जो फोर्स होता है वो बोलते हैं -kx, और इस -kx को अगर मैं समझाऊं तो ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स। इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे सोफे का गद्दा होता है, उस पर हम बैठते हैं, फिर उठते हैं तो वापस से रीफॉर्म हो जाता है, डीफॉर्म होके रीफॉर्म। किसी स्प्रिंग को दबा देते हैं, वो खुल के वापस अपनी शेप पे आ जाता है। हमारे पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, वो क्या करता है, रीस्टोर करता है। तो दूसरा होता है रीस्टोर, और तीसरा अभी आप लोगों को इस चैप्टर का कुछ नहीं अंदाजा आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वैसे तो मेन आज ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का भी एक एग्जांपल करके देखेंगे। ठीक है, लिख लिए बेटा। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ऑफ दोज फोर्सेस व्हिच डिपेंड अपॉन पाथ ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, एक बॉडी है ए, सॉरी एक पोजीशन है ए, एक पोजीशन है बी। एक तो पाथ फॉलो किया उसने ये वाला, एक पाथ फॉलो किया, पाथ 1, पाथ 2 और
पाथ 3, उसने 3 पाथ फॉलो किए और हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ये है और वर्क डन जो होता है हमारा वो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट जिसकी छोटी, तो इसका मतलब मेरा जो वर्क डन 2 होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए। वर्क डन 1 और 2 1 और 3 का मुझे अभी रिलेशन निकालना है, लेकिन अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो क्या करेगा मुझे अलग समझाएगा। इस चीज के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाला अभी अभी किया ना, बॉडी है यही वाली mg, इसको a b और c। सबसे पहले मैं उसका पाथ फॉलो करता हूं a से c, फिर उसका पाथ फॉलो करूंगा a से b, b से c। टोटल वर्क डन निकालना है मुझे कंजर्वेटिव फोर्स में। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ये वाला हमने कैसे निकाल लेंगे, ये वाला निकालने के लिए बाय चांस दिस वन इज L, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका फोर्स जब इस तरफ था तो क्या था बेटा, माइनस mg साइन थीटा इनटू L। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वो देखो mg साइन थीटा इनटू L, ये आ गया माइनस mg। पहले एक बार इसको मिटा दो, इसको प्रूफ करते हैं कि सर ये माइनस mg, चलो लर्न हो गया, बाई चांस लर्न ना हो तो क्या करेंगे, बाई चांस लर्न नहीं हो तो देखो क्या करेंगे, इसको हटा देता हूं। ये mg है, एक कंपोनेंट इधर जा रहा था मेरा mg का, और ये जा रहा था मेरा mg, ये जाना था मेरा mg, ठीक। अब देखो जो ये एंगल है r है जो, वो कितना है 90। तो ये जो एंगल बना इसके साथ ये वाला, ये कितना बना बेटा, इस कंपोनेंट के साथ देखो 90 प्लस थीटा, जो सॉरी दिस वन इज थीटा और ये क्या है मेरा 90। तो जो मेरा एंगल बना वो इस डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट्स का अगर मैं इसका रिजल्टेंट लेता हूं इसमें और इसमें, तो मेरे पास ये ऑब्वियसली क्या बन जाता है, दिस वन इज r इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये बन गया mg sin थीटा, भी नेगेटिव में करने, और ये क्या बना मेरा mg। अब इस चीज को समझो भाई, ये 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस थीटा, तो ये वाला जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया वो क्या बन गया mg, सॉरी cos इधर जाएगा ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos, और ये विदाउट थीटा है तो क्या बन जाएगा sin थीटा, ये कंपोनेंट। तो mg cos 90 प्लस थीटा, mg cos 90 प्लस थीटा क्या बन गया, माइनस mg sin थीटा, जो कि हमारा डायरेक्ट हम यूज कर रहे थे, जो कि हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट यूज कर रहे थे। अगर किसी को नहीं आया फिर से डायग्राम देखो साफ बिल्कुल, ये है भाई, ये मेरा क्या था सरफेस, इस mg का जो एंगल बना, अगर ये 90 डिग्री यहां तक है, देखो यहां तक मैं इसको क्या मानूंगा 90 डिग्री, यहां तक ये क्या है इसके साथ ये तक ही पास में, यहां तक क्या बेटा 90 डिग्री, ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये क्या बन गया थीटा। तो इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस कितना बना, mg 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने डाला, तो cos 90 प्लस थीटा था माइनस sin थीटा। लर्न होना चाहिए वैसे ये चीज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी इस चीज को भी क्लियर, हम पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज कर चुके थे, लेकिन वो हम अपने लॉजिक से कर रहे थे जो सिंपल वे था। अगर ये वे है तो ये 10th क्लास से है, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक चीज का कंसेप्ट क्लियर हो तो बेटर है, हर एक चीज का कंसेप्ट क्लियर हो तो बेटर है। तो एक वर्क डन निकला मेरे पास, जब मैंने उसको कौन सा पाथ फॉलो किया, A से C, तो वर्क डन अलोंग A to C। अब पाथ फॉलो करते हैं ये वाला, हाँ A B C,
तो वर्क डन अलोंग ए टू बी, जब बॉडी क्या गई ए से बी गई, तो हमें किस चीज का निकालना, अभी हम कौन सा फोर्स कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव निकालना मुझे। तो जाहिर सी बात है जब बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0, तो फोर्स 0, तो वर्क डन अलोंग ए बी इज इक्वल टू 0। अब आते हैं वर्क डन अलोंग पाथ फ्रॉम बी टू सी, अब वो mg यहां आ गया है, अब क्या हो गया है mg यहां आ गया है। तो इस बार उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, दिस साइड BC, क्या ये BC, और ये जो साइड थी ये मेरी कितनी थी बेटा L। तो बाय यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, अरे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन निकाल लो ना, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो परपेंडिकुलर और कौन हाइपोटेन्यूज का कौन रिलेशन दे रहा, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC अपॉन AC, AC इज L, तो BC की वैल्यू क्या बन गई L साइन थीटा, L साइन थीटा, और इसमें वेट कितना था mg, तो इसका जो टोटल फोर्स हो गया वो कितना हो गया mg, लेकिन वो mg किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, अभी मैं क्या जा रहा हूं, अवे फ्रॉम द सरफेस, तो फोर्स इस तरफ कितना हो गया माइनस mg, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी निकाली हमने, BC की वैल्यू क्या निकाली L साइन थीटा, तो टोटल वर्क डन इसका क्या आया माइनस mg साइन थीटा इंटू L, सॉरी उसी फॉर्मेट में लिखते हैं इंटू L। अब टोटल वर्क डन क्या है A टू B, B टू C का, W इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग AB प्लस वर्क डन अलोंग BC, मींस 0 माइनस, क्योंकि साइन किस चीज का माइनस mg साइन थीटा टू L, और वर्क डन क्या आया माइनस mg साइन थीटा, और ये वर्क डन मेरा सेम है किस चीज के, जब मैंने उसको किससे किया था, दूसरे पाथ से, तो इट प्रूव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या हो गया, कोई भी पाथ हो उसको मतलब नहीं है, उसको रिजल्ट क्या आ रहा मेरा सेम। इसका फायदा क्या है, अगर तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में कि फाइंड द वर्क डन ऑफ द बॉडी इफ इट इज कंजर्वेटिव, सबसे स्मॉलेस्ट जो तुम्हारी कैलकुलेशन हो जल्दी से करो, रिजल्ट क्या आएगा सेम, रिजल्ट क्या आएगा सेम। भाई क्लियर है, किसी को रिपीट करो इसको फिर से। हमने क्या किया है, A से C का फोर्स वर्क डन निकाला और एक बार उसका पाथ चेंज किया, अगर पाथ में चेंज कर लेते एक और, लो हमने अभी एग्जांपल कुछ ऐसा ही कर लेते, या तो फिर भी रेक्टेंगल बना लिया था उधर ट्रायंगल से था, ये वाला देखो, ये वाला कौन करेगा, अब इस बार जो L है, L क्या बन गया डायमीटर, L क्या बन गया डायमीटर, रेडियस कितना हो गया L/2, और सरकमफ्रेंस कितना हो गया, यहाँ पर मैथ में हमेशा हम क्या करते हैं भाई, पूरे सर्कल का होता है 2πr डिवाइडेड बाय 2 कर दो सेमी सर्कल का, लेकिन ये गलत हो जाता है, इसमें प्लस LB होता है, इसमें प्लस L सॉरी जो रेडियस होता है रेडियस B होता है, क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस होता है आउटर एरिया की लेंथ। अब सर्कल है, इसमें आउटर एरिया क्या है, जो बार बार था, रेडियस का कोई काम ही नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं सेमी सर्कल बनाता हूं, देखो ये वाला किससे निकला मेरा 2πr डिवाइडेड बाय 2 प्लस डायमीटर प्लस 2r कर लो, या मैं क्या कहूं, तो इस बार जो इसकी टोटल रेफ ओ आएगा वो कितना आएगा, देखो πr नहीं 2πr डिवाइडेड बाय 2, r की वैल्यू क्या है 2πr, r की वैल्यू है मेरे पास L/2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, इसका जो मेरे पास क्या आया डिस्प्लेसमेंट कितना आया πL डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2r, और इस बार 2r मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या है L, तो टोटल कितना आया मेरा πL/2 प्लस L, और फोर्स कितना लग रहा है इस बार mg। अब कहेंगे सर फोर्स दो जगह लग रहा है,
फोर्स बाय चांस इस पोजीशन पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहा है, इस पोजीशन पे भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहा है, इस पोजीशन पे भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहा है। तो फोर्स देखो अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है, अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है हाफ पाथ के लिए, लेकिन जब वो इस हाफ पाथ पे आया तो इट इज नॉट कम बैक टू द अर्थ। शुरुआत अर्थ से की थी लेकिन अर्थ पे नहीं पहुंचा, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेरा किस में रहेगा, माइनस mg। जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस mg इंटू पाई l बाई 2 प्लस l। क्लियर है? ठीक है बेटा, एक बार मैं वीडियो अब जो सेकेंड कंजर्वेटिव फोर्स था वो था हमारा स्प्रिंग फैक्टर। देखो मैंने एक स्प्रिंग लिया, उसको टाई कर दिया विद वेट mg, ये उसकी नॉर्मल पोजीशन, अभी उस पर कोई फोर्स नहीं है। मैंने उसको इतना यहां से यहां तक 3 मीटर खींच दिया। मैंने इस स्प्रिंग को उठा के नीचे तक, जैसे ये था, इसको पकड़ा और यहां तक ले आया और अब उसको छोड़ दिया, अब उसको छोड़ दिया। तो स्प्रिंग की एक पोजीशन ये वाली हो जाएगी, है ना, यानी जैसे ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन पे रुकना चाहेगा लेकिन इट विल ऑसिलेट। जब एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अलावा घूमने शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं ऑसिलेशन, यानी वो जैसे ऐसे ये क्या कर रहा हूं मैं, ऑसिलेट कर रहा हूं, मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं, मेन पोजीशन मेरी ये और सिर्फ फिक्स पोजीशन में है, मेरी बीच वाली बॉडी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेशंस। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम भी क्या करता है, ऑसिलेट। फिर उसी के बाद एक पोजीशन हो रहा है जो अराउंड यहां से ले रहा हूं, ठीक है, तो ये तो हो गया 3 मीटर, ये अराउंड कर लेता हूं 2 मीटर, ठीक है। अब और ये कर लेता हूं -1 मीटर, ठीक है। मैंने क्या किया, एक भाई किसी को डायग्राम में प्रॉब्लम, मैंने एक स्प्रिंग लिया, उसको स्ट्रेच किया, उस पर एक लोड लगाया mg और उसको क्या किया, स्ट्रेच कर। तो जाहिर सी बात है जब ये नॉर्मल था तो इसका वर्क डन, मैं अभी अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका mg कहां लगा रहा है, नीचे लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, इस बार डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या है, 0, लेकिन फिर भी उसको वर्क डन क्या करना पड़ रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट वर्क डन उसको क्या करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ रही है एक फोर्स, दिस इज नोन एज टेंशन फोर्स। मैंने बताया था टेंशन फोर्स हमेशा किस तरफ करो, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ। तो जैसे आ रही इस mg को किसने बैलेंस किया हुआ है, T ने, तो टेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो T इज इक्वल टू mg, पहला कंसेप्ट। दूसरा, मैंने उसको खींचा, मैंने वर्क डन किया इस डायरेक्शन में, बाय चांस मैं ये डायरेक्शन ऑफ एक्शन लगा देता हूं, तो यहां जो फोर्स बना मेरे पास वो बना, सॉरी वर्क डन बना, वो बना mg 3mg, क्योंकि 3 मीटर है, मैंने सीधा ले लिया, कितना ले लिया, 3 मीटर, और इनटू वेट जो फोर्स था, फोर्स इज इक्वल टू mg। दूसरा, जब लाइन ऑफ एक्शन मैंने इसलिए पॉजिटिव लिया, अब बाय चांस यहां पहुंच गया, ये कितनी दूर पहुंच गया, टेंशन इसमें भी लगेगी जो पहले, तो टेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो वर्क डन क्या आ गया, ये है फोर्स, सॉरी ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है क्या है, फोर्स, दिस वन इज फोर्स, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहां पर जो फोर्स बना वो कितना बना, F या सॉरी W इज इक्वल टू माइनस फोर्स कितना है, mg इंटू 1, ठीक है। फिर मैंने उसको क्या किया, एक बार फिर से उसको नीचे, क्योंकि वो जैसे ही यहां से बढ़ेगा, अब उसकी प्रॉपर्टी है मीन पोजीशन पे, मैंने उसको छोड़ा, मीन पोजीशन से ऊपर गया, फिर से उसके अंदर अब रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया, रीस्टोरिंग हमेशा जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है वैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, अपोजिट मोशन करता है, तो अब उसका रीस्टोरिंग फोर्स हो गया नीचे की तरफ, उसने फिर से क्या किया, नीचे की तरफ कर लिया। अब उसने कितना डिस्प्लेस किया, 2 मीटर, अब उसने क्या किया, 2 मीटर, तो W इज इक्वल टू -2mg। अब देखो मैंने उसको वर्क डन दिया था ये, उसके बदले उसने एक ऑसिलेशन पूरा किया,
और इन दोनों का जो वर्क डन है वो किसके वर्क डन के इक्वल होना चाहिए? इसके वर्क डन के क्या होना चाहिए? इक्वल, यानी वर्क डन बाय फर्स्ट। तो वर्क डन बाय फर्स्ट मेरे पास है 3 mg, यानी W इज इक्वल टू 3 mg। वर्क डन इन रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एक बार मैंने ऊपर लिया, एक बार नीचे लिया, तो टोटल सम क्या होगा उन दोनों का? सम। तो इस तरफ क्या था मेरा? माइनस mg, यहाँ क्या बन गया? -2 mg, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स जब ये नीचे जा रहा है तो ऊपर लग रहा है, ऊपर जा रहा है तो नीचे। तो वर्क डन कितना हो गया? W1 प्लस 2 का कितना हो गया? -mg प्लस माइनस ऑफ 2 mg इज इक्वल टू -3 mg। और माइनस साइन का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो स्प्रिंग के अंदर जो मेरा फोर्स लगता है वो भी क्या होता है? कंजर्वेटिव। किसी को डाउट नहीं आया? देखो स्प्रिंग को मैं जितना खींचता हूं वो उतना ही मोमेंट है। अगर मैंने उसको हल्का सा खींचा, हल्का रीस्टोरिंग फोर्स, तो कंजर्वेटिव उसको कोई मतलब नहीं है मैंने कितना, उसको मतलब है पाथ कितना आएगा, इनिशियल और फाइनल। अब इनिशियल इतनी है, फोर्स लगाया मैंने, फोर्स तो यहाँ भी लग रहा था, फोर्स तो यहाँ भी लग रहा था, तो ये तो ऑलरेडी कंजर्वेटिव था। प्रॉब्लम तो यही, जितना खींचता जाऊंगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। अब की बार अगर मैं इसको यहाँ तक खींच लेता, यहाँ तक आता रीस्टोरिंग फोर्स, क्या पता ये छत पे आगे लग जाता है ना, इसके बाद तो इसकी लिमिट हो जाती है। तो जो स्प्रिंग फैक्टर होता है उसको एक सिंपल फॉर्मूले से हम लिखते हैं -kx। जो -k है ये क्या है? रीस्टोरिंग फैक्टर, रीस्टोरिंग फैक्टर। और जो x है एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड। अगर आप कहेंगे कि सर ये mg वाला नहीं करना तो इस वाले से लगाओ। रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है -kx, -k इंटू x देखो 3 मीटर, तो कितना हो गया? -3k। फिर इन रीस्टोरिंग फोर्स को ऐड करो, फिर से वही क्या आ जाएगा? 2k और -k, तो कितना? सॉरी -2k -k, तो -3k रीस्टोरिंग फोर्स। यानी स्प्रिंग जो फोर्स होता है इज आल्सो काइंड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, सॉरी कंजर्वेटिव